मित्रों, जब किसी बड़े लेखक या साहित्यकार की जीवनी को आपके साथ साझा करने का मौका मिलता है, बड़ी गंभीरता और गहनता के साथ उनके अध्ययन को देखना मेरे लिए जरूरी है। पंडित इलाचंद जोशी के परम गुरु संत तुलसीदास जी थे और तुलसीदास जी के सुंदरकांड का अक्सर वो पाठ किया करते थे। एक बार मैं भी डॉक्टर प्रताप नारायण वर्मा के साथ जब उनसे मिलने गया था इलाहाबाद, तो वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। उन्होंने बातचीत के दौरान डॉक्टर प्रताप नारायण वर्मा से कहा कि लाल लंगोटी वाले का हमेशा ध्यान रखना, वो तुम्हारा सदैव कल्याण करेंगे। ऐसी गहरी आस्था एक भारतीय मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के दिल में बैठी हुई थी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये मनीषी पूर्णतः भारतीय परंपरा से जुड़ करके अपने उपन्यासों की धारा को लेकर चल रहा है। देखिए, उन्होंने जो मुझसे कहा वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी इस बड़बोली बातों से विद्वान हिंदी पाठक ऊब उठेंगे और स्वभावतः ये सोचेंगे कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये साधारण छोकरा इस तरह की डींग हाँकने में तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं करता। मैं लाचार हूँ और इस बात का मुझे खेद है कि मैंने विनम्रता प्रदर्शित करने की तुलसीदास जी की कला नहीं सीखी। यद्यपि मैं तुलसीदास को अपना परम गुरु मानता रहा हूँ और आज भी मानता हूँ। यदि तुलसीदास की कला सीख ली होती तो मैं भी अपनी साहित्य संबंधी प्रगति के विषय में ये कहता कबहु न हों नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहीं लिखी कागत कोरे। मैं मानता हूँ कि तुलसीदास जी ने अपने स्वभाव की सहज विनम्रता और विनयशीलता के कारण ही ये बात कही है, जो एक दृश्य से तनिक भी असत्य नहीं है। पर अपने स्वभाव के इस विकट विशेषता के लिए मैं क्या करूं, जबकि मैं विनय का लेश भी नहीं पाता हूं। मेरे बड़बोलेपन और वर्तमान दाम्भिकता से हिंदी साहित्य के पाठक अब तक भली भांति परिचित हो चुके हैं, क्योंकि मैं कितने ही सहज भाव से कोई बात कहूँ वह मेरी दाम्भिकता के रूप में ही नहीं, हिंदी साहित्य के विद्वान आलोचक ग्रहण करते हैं। ये बात मुझे कुछ साहित्यकारों ने स्पष्ट रूप से मेरे मुंह पर कही है और बहुत से दूसरे आलोचकों ने चतुराई भरी व्यंग मिश्रित शब्दों में व्यक्त की है। मैं अपने से बात उठा नहीं रखता। उसकी साक्षी केवल मेरी अंतरात्मा है। हमारे मान्य साहित्य आलोचक गण मेरी अंतरात्मा को भी झूठा और नितांत उपेक्षणीय मानते हैं। अस्तु, मुझे जैसा दुर्बल, नितांत असहाय, निपट एकाकी व्यक्ति इस संबंध में अपने एकदम निरुपाय समझता है कि किस युक्ति से अपने आलोचकों को यह विश्वास दिलाऊं कि मैंने अपने संबंध में जो कुछ भी लिखा है वह गणित की तरह निर्वैयक्तिक सत्य है। ये दूसरी बात है कि उस निर्वैयक्तिक सत्य को सटीक रूप से व्यक्त कर सकने की क्षमता का मुझे नितांत अभाव रहा हो। पर मेरा अभी विश्वास है कि हमारे साहित्य संत मेरी क्षमता को चलनी से चलकर सूप के से पटक कर फिल्टर करके सही दृश्य देखें, परखें कि क्या किसी व्यक्ति के बाल मन पर प्रकृति प्रदत्त उन शक्तियों का तांडव मचना असंभव या यथार्थ है, जो प्रकृति के भीतर ही बीज रूप में निहित होकर सृष्टि के विभिन्न विराट रूपों में अनेक अद्भुत चमत्कारों का प्रदर्शन करती रहती है। अंत में अपने संबंधित इस विषय के बारे में निर्णय को काल के लिए छोड़ देता हूँ। यदि काल ने भी मेरे साथ ही वही अन्याय किया तो मेरे आलोचकों मेरे साथ रहकर बराबर करते रहे हैं, तो फिर मैं महाकाल से कहूँगा, मेरा पूरा विश्वास है कि
अंततः सत्य उजागर होकर रहेगा, क्योंकि यह प्रकृति का अटूट नियम है। ये प्रश्न हो सकता है कि मेरे आलोचकों ने मेरे साथ क्या अन्याय किया। मैं उत्तर में अवश्य यही कहूँगा कि नहीं किया है। सबसे प्रमुख और बड़ा दृष्टांत तो इस संबंध में यह है कि प्रत्येक आलोचक ने भेदाभेद का तनिक भी ध्यान न रखकर, बिना तनिक भी संकोच से के आँख मूंद कर मुझे 100% फ्रायडवादी बताया है। जबकि मैं अनेक बार महामूर्खतापूर्ण आरोप का खंडन कर चुका हूँ। ये बात किसी तात्विक अतात्विक के बाद नहीं कही जाती, वरन अंधे नैव नियमाना अथान्धता वाली युक्ति के चरितार्थ करते हुए ये बार बार दोहराई जा रही है। आश्चर्य है कि इन अंध और गतानुगतिक लोगों ने किसी आँख वाले लंगड़े तक को अपनी गाइड नहीं बनाया। उन लोगों की इस छोटी सी भूल का परिणाम यह देखने में आता है कि अब आज हिंदी साहित्य संबंधी विभिन्न इतिहास ग्रंथों में भी वही घोर भ्रामक आरोप मेरे विरुद्ध दोहराया जाने लगा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन किसी दैवी या मानुषिक कारण से तात्विक सत्य उजागर होकर अपना सिर खड़ा करेगा, उस दिन हिंदी आलोचक जगत में से मुझसे संबंधी भ्रम तो अपने आप दूर हो जाएगा। इस प्रकार के सारे इतिहास ग्रंथों को मूलतः उलट कर रह जाना पड़ेगा। मैं किसी विरोध जनित उद्देश्य अथवा आक्रोश के भाव से प्रेरित होकर बड़बोली बात नहीं कह रहा हूँ, किंतु एक छोटे से सत्य को सहज भाषा में बताने का क्षीण प्रयास कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि प्रारंभ में किसी एक नौसिखिए मूर्ख आलोचक ने किसी महाभ्रांति जनित उत्साह से प्रेरित होकर अपने शोध ग्रंथ में यह लिख मारा कि ईलाचंद जोशी द्वारा प्रचारित मनोविज्ञान पूर्णतः फ्रायड के अनुकरण में उसके कथा साहित्य में प्रयुक्त हुआ। उस मूर्ख का अनुकरण एक दूसरे मूर्ख ने किया, दूसरे का तीसरे अर्धांध ने किया, और फिर अर्धांध आलोचक की नकल किसी चौथे आलोचक ने आंख मूंद कर दिया। इस प्रकार ये गतानुगतिकता आँख वाले तक में प्रचारित होती चली गई। किसी तथाकथित खोजी स्कॉलर ने इतना भी आवश्यक नहीं समझा कि एक बार फ्रायड के सिद्धांतों का अध्ययन पूर्णतः छानबीन कर लिया जाए और मेरी मनोवैज्ञानिक योजनाओं को आँख खोलकर समझने का प्रयास किया जाए। मैंने समय समय पर फ्रायडी मनोविज्ञान संबंधी लेख केवल इसी बात के लिए स्पष्टीकरण के लिखे कि यह अंधी गतानुगतिकता विश्राम पा जाए, पर मेरे दुर्भाग्य से मेरे इस प्रयास का उल्टा असर होने लगा। मेरे विद्वेषी आलोचक ने इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि देखो, यदि ईलाचंद जोशी फ्रायड की शिष्यता न स्वीकार किए होते तो इस तरह सिद्धांतों का स्पष्टीकरण क्यों करते। फ्रायड संबंधी लेख ही क्यों लिखते। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए मैं इस तरह की युक्तियों से घबराकर फ्रायडी मनोविज्ञान के स्पष्टीकरण से विमुख और विरक्त हो गया और सारी बात को काल के निर्णय पर छोड़कर इस संबंध में एकदम चुप हो गया और मरते दम तक चुप रहूँगा।